सो हाय गाइज, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में गाइज हम लोग बात करेंगे IELTS स्पीकिंग के ऊपर। पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने IELTS के ऊपर एक पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट करी है, IELTS पाठशाला नाम रखे। तो उसके ऊपर 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है, ये थर्ड वाली है और आगे 2 वीडियोस और आने वाली है रीडिंग और राइटिंग के ऊपर। लिसनिंग के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ गाइज, और मैंने मेरे 7 बैंड्स IELTS में कैसे आए थे उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है। तो आई बटन में वो दोनों वीडियोस की लिंक्स दे दूंगा आप लोग को, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग स्पीकिंग के ऊपर बात करेंगे कि मेरे स्पीकिंग में 7 बैंड्स 5 डेज में कैसे आए थे। और आपको सच बताऊं गाइस, तो 5 डेज में मैंने सिर्फ 2-3 दिन पढ़ा था, तो उसमें मेरे स्पीकिंग में 7 बैंड्स कैसे आए थे उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों को एग्जाम में नहीं करनी है, जिसके वजह से आपके बैंड्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो वीडियो पूरी तरीके से देखते रहना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और आज की वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं गाइज हम लोग 20, तो मुझे पता है आप लोग 20 लाइक तो कर दोगे यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो अगर वीडियो अच्छी लगती हो गाइज तो शेयर कर देना कहीं पे, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरी चैनल को अगर अच्छे लगते हो मेरे वीडियोज़ या मेरा कंटेंट। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज हम लोग IELTS स्पीकिंग के फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 3 पार्ट्स होते हैं गाइज, हम सब लोग को पता है। नंबर 1 पार्ट में आप लोगों को नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कोई भी टॉपिक के ऊपर, जैसे आपके ऊपर पूछ लेगा, आपके फैमिली के ऊपर, जॉब के ऊपर, आपके एजुकेशन के ऊपर, कोई भी चीज़ के ऊपर इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस नॉर्मली पूछ लेगा। अब जो पार्ट 2 होता है गाइज, वो पार्ट 2 के अंदर आप लोग को एक क्यू कार्ड मिलता है। क्यू कार्ड के ऊपर गाइज मेरे को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बतानी है वाली वीडियो में, तो वीडियो पूरी तरीके से देखते रहना। और क्यू कार्ड के अंदर क्या होता है गाइज कि आप लोग को टॉपिक मिलेगा, टॉपिक को आपको 1 मिनट तक प्रिपेयर करना है उसके ऊपर, और फिर 2 से 3 मिनट तक बोलना पड़ता है। पार्ट 3 में गाइज आप लोग को क्या होगा कि पार्ट 2 पे जो भी आपको क्यू कार्ड मिला है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पार्ट 3 में पूछे जाएंगे, जिसके ऊपर आप लोग को मिनिमम 4 से 5 सेंटेंसेस लेंथ में बोलना पड़ता है। सो उसके ऊपर भी आप लोगों को मैं बाद में टिप्स दूंगा। तो ये है बेसिक फॉर्मेट गाइज IELTS स्पीकिंग का। अभी आप लोग को बताता हूँ क्या क्या गलतियाँ आप लोग को नहीं करनी है IELTS स्पीकिंग में बैंड्स इंप्रूव करने के लिए। तो नंबर 1 चीज़ होती है गाइज फेक एक्सेंट। तो मैंने अपनी गाइज IELTS लिसनिंग वाली वीडियो में बताया था कि एक्सेंट पे आप लोग फोकस करो। अब एक्सेंट क्या होता है ना, कुछ लोग एक्सेंट का कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं कि आई एम गोना गो देयर, वी आर गोना बी देयर। इस तरीके के वर्ड्स यूज़ मत करो, इस तरीके के सेंटेंसेस यूज़ मत करो पेपर के अंदर। आपके बैंड जितने आ रहे होंगे ना वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि सामने जो इन्विजिलेटर बैठा है उसको लगेगा खाली शो ऑफ मार रहा है मेरे सामने, इसको आता जाता कुछ है नहीं। तो जो भी इंग्लिश आप लोग को आती है, जैसे भी आप बोलते हो इंग्लिश नॉर्मल, उसी तरीके से आप लोग एग्जाम के अंदर भी जाके बोलो, और प्लीज़ थोड़ा सा फ्लुएंटली बोलो, अटको मत, हेजिटेट मत करो, तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके बैंड्स इंक्रीज होने के। तो नॉर्मली गाइज हम लोग नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं उनको दिक्कत होती है इंग्लिश स्पीक करने में, बिकॉज हम लोग घर में हमारे मदर टंग में बात करते हैं, पंजाबी में, गुजराती में, ये सब लैंग्वेजेस में बात करते हैं। तो जब इंग्लिश में बात करने की बारी आती है तो गाइज हम लोग को थोड़ा डर लगता है, ये नेचुरल है। बट अगर आप लोग ओवर एग्जैजुरेट कर दोगे ना चीज़ों को, तो जितने आने होंगे ना बैंड्स उतने भी नहीं आएंगे। तो ये सब चीज़ें मत करो। ये मेरा नंबर 1 टॉपिक है। अगर मैं सेकंड टॉपिक के बारे में बात करूँ गाइस, तो वर्ड्स को रिपीट मत करो। अब जैसे कि मैंने एक वर्ड यूज़ किया, रेपरकशन यूज़ कर लिया फॉर एग्जांपल। अब ये रेपरकशन का मतलब क्या होता है गाइस? साइड इफेक्ट्स। ठीक है, इसका थोड़ा एडवांस वर्ड है रेपरकशन, साइड इफेक्ट का। तो ये वर्ड को कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही वर्ड सीखते हैं, वही वर्ड को बार बार रिपीट करते रहते हैं एग्जाम के अंदर। तो इन्विजिलेटर को क्या लगेगा गाइस कि आपको एक ही वर्ड आता है और वही वर्ड को आप बार बार यूज़ करे जा रहे हो और बोले जा रहे हो, और वो वर्ड को कहीं भी फिट कर रहे हो। ये सब चीज़ें मत करो स्पीकिंग के अंदर गाइस। जितने वर्ड्स रिपीट नहीं करोगे, ये आपको बेनिफिशियरी रहेगा स्पीकिंग के अंदर, बिकॉज ये दिखाता है कि आपकी वोकैबुलरी कितनी वाइड है। तो वर्ड ज़्यादा रिपीट मत करो, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। अब अगर मैं थर्ड वाले टॉपिक के बारे में बात करूं, जो गलतियां आपको एग्जाम में नहीं करनी है, तो वो हुआ आप लोग को सेंटेंस करेक्शन नहीं करना है। एक बार आप लोगों ने कोई सेंटेंस बोल दिया, अब जैसे क्या होता है, हम कुछ बोलते हैं, गलती होती है तो हम लोग फिर से वहाँ जाके उसको करेक्ट करने बैठते हैं। ये चीज़ भी बिल्कुल भी मत करो। एक बार गलती हो गई, आपको पता है, तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ते रहो। फ्लुएंटली दूसरे टॉपिक्स को टच करो, वाइड वैरायटी ऑफ रेंजेस के टॉपिक्स को टच करो। जितना कुछ आप टॉपिक के बारे में बोल सकते हो बोलने का ट्राई करो, बट करेक्ट मत करो। करेक्ट करोगे तो उसको लगेगा गलती हो रही है, जिससे आप टेंशन में आ जाओगे, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, बैंड्स कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें भी मत करो। तो गाइज अगर मैं फोर्थ वाली टिप के बारे में बात करूँ तो वो हुआ हैंड्स मूव मत करो। जैसे कि मैं ये वाली वीडियो में आपसे बात करते हुए हैंड्स मूव कर रहा हूँ, बट आप लोगों के साथ मैं इनफॉर्मली भी बात कर सकता हूं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन्विजिलेटर जो आपका एग्जाम में होगा उसको पसंद नहीं आएगा ये सब। वो एक्सपेक्ट करता है कि आप लोग अपने हैंड्स थाई पे रखो और उसके साथ फॉर्मली बात करो। ये नहीं है कि आप उसको हाथ ऐसे ऐसे करके बात करोगे तो वो भी डर जाएगा किस तरीके से आप बात कर रहे हो। सो प्लीज़ ये सब मूवमेंट्स हैंड के ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। बॉडी लैंग्वेज गाइज बहुत मैटर करता है स्पीकिंग के अंदर, उससे भी आपको एक पर्टिकुलर बैंड आ सकता है अगर बॉडी लैंग्वेज पे आप ध्यान दो।
स्टिल बैठो, उसकी आई टू आई कांटेक्ट रखो, हाथ नीचे रखो थाई पे, और फॉर्मली जितना हो सके उतना बोलने का ट्राई करो। तो ये इजीली आपके 7 बैंड्स लाने के चांसेस तक पहुंचा देता है। जो इसके 5th वाले टॉपिक के बारे में बात करूँ तो वो हुआ गाइज, क्यू कार्ड लर्न करके मत जाओ। ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि यही क्यू कार्ड उनको पेपर में आ सकता है और वही क्यू कार्ड का रट्टा मार के जाते हैं। गाइज ये करोगे ना आप, अगर वो टॉपिक नहीं भी आया तो आप लोग कैसे भी करके जो पढ़े हो ना वो आपको एग्जाम में याद आएगा और वो आप टॉपिक में चिपते रहोगे। उससे आपके बैंड्स बिल्कुल ही नहीं आने वाले पेपर के अंदर। तो ये गलती तो असल ही मत करना आप लोग, कि कुछ सीख लिया है, कोई क्यू कार्ड को रट्टा मार लिया और एग्जाम में जा रहे हो। पहले तो ये बात की क्या गारंटी है कि आपने जो पढ़ा है वो पेपर में आएगा? बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज कोई भी क्यू कार्ड आपको आ सकता है। जैसे मुझे आया था कि आपको ऐसा टाइम बताओ आपके लाइफ में कि जब आप बहुत परेशान थे, ऐसा कोई टाइम एक्सप्लेन करो और उसके बारे में एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक बोलो। तो मेरे सर ने क्या किया, जो इन्विजिलेटर था उसने क्या किया था कि मेरे को स्टार्ट करवाया बोलने पे, और उसने बोला ही नहीं स्टॉप होने के लिए। जब तक मैं बोले जा रहा हूँ 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, वो बोल ही नहीं रहा है चुप होने को। वो मेरे को बैठे बैठे देखे जा रहा है कि मैं कितना बोल सकता हूँ टॉपिक के ऊपर। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने उसकी तरफ मेरे पास वर्ड्स खत्म हो गए थे, मेरे पास कुछ था ही नहीं बोलने के लिए। तो मैंने सर को देखा और सर ने बोला ओके डन। तो 3 मिनट से ज़्यादा हो गया था गाइस। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप लोग को 3-4 मिनट तक भी बोलना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट तक बोलना पड़ सकता है। तो आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आप कोई भी टॉपिक के ऊपर कहीं भी कोई भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हो। तो ये आपको एक बहुत एडवांटेज देगा एग्जाम में। तो गाइज आपको क्यू कार्ड से रिलेटेड एक बहुत ज़बरदस्त टिप देता हूँ कि मैं क्या करता था जब मैं प्रिपेयर करता था क्यू कार्ड्स के लिए। मैं कोई भी टॉपिक इंटरनेट पे जाता था, सर्च करता था IELTS पार्ट 2 क्यू कार्ड्स। तो वहाँ पे आप मेरे को अलग अलग आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने मिलेंगे। कोई भी टॉपिक ले लो, फ़ोन में 1 मिनट का टाइमर चालू करो, ठीक है। टाइमर जैसे स्टार्ट किया गाइज, मुझे अगर जैसे कोई टॉपिक आया मेरी मदर के ऊपर कि आपकी मॉम को एक्सप्लेन करो, तो मैं क्या करता था, इस तरीके के मैंने बुलेट पॉइंट्स लिख रखे थे। 1 मिनट में आप गाइस पूरी कहानी तो नहीं लिख पाओगे, तो आप बुलेट पॉइंट्स टच कर सकते हो। और बुलेट पॉइंट्स में गाइस कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स यूज कर सकते हो। और गाइस अगर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स के बारे में बात करूं तो मैंने अपनी बुक के अंदर गाइस ये पूरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स लिख रखे हैं दोनों पेज के अंदर। इसकी PDF कॉपी स्कैन करता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर सकते हो वहां से। ये जो वर्ड्स है ना गाइस, इनकी खासियत ये है कि वर्ड्स को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कोई भी क्यू कार्ड के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे विविडली हो गया, तो मैं कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये कह सकता हूं कि आई रिमेंबर एक्यूरेटली, या रिमेंबर एक्यूरेट बोलने से अच्छा है कि आई रिमेंबर विविडली। ये ज़्यादा इंपैक्ट डालेगा आपके सेंटेंस के अंदर। और ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं एक एक तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को। आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, इससे आपके बैंड्स काफ़ी तगड़े इंक्रीज हो जाएंगे। 2 से 3 बार गाइज आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आई एम कैन अश्योर यू आपके इजीली 7 बैंड्स तो आ ही जाएंगे। बिकॉज गाइज पार्ट 1 जो होता है ना, उसके ऊपर आप लोग को पूरे बैंड्स नहीं मिलते हैं। पार्ट 1 आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया, फिर पार्ट 2 के अंदर आप बोल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। 2 मिनट तक आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, आप अटक जा रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो, भूल जा रहे हो, कोई भी चीज़ बोल रहे हो, तो आपके बैंड्स चले जाएंगे। और पार्ट 2 वेटेज ज़्यादा रखता है पार्ट 1 से, ठीक है। तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि पार्ट 1 हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्ट 2 में कुछ भी कर लूँगा तो चलेगा। पार्ट 1 ठीक अच्छा गया, अच्छी बात है, पार्ट 2 को और अच्छा करो और पार्ट 3 को उससे भी तगड़ा करो। तो गाइज अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाली टिप दूँ तो उसमें क्या कर सकते हो आपकी, थिंक इन इंग्लिश। जब भी कोई चीज़ आप सोचते हो ना, उसको इंग्लिश में सोचो। हम लोग क्या करते हैं, बचपन से हमारे मदर टंग में ही सोचते आए। अब जैसे मेरी मदर टंग है गुजराती, ठीक है, तो मेरी मदर टंग के टर्म्स में ही मैं कुछ भी सोचता हूँ। वैसे मेरी गुजराती भी बहुत ही बकवास है, बट फिर भी मैं उसको मेरे मदर टंग में कोई भी वर्ड होगा तो उसको मैं सोचूंगा। तो आप लोग ये गलती मत करो। एग्ज़ाम के अगर 10 दिन 15 दिन पहले आप लोग जितना हो सके उतना इंग्लिश में सोचने का ट्राई करो। उससे आप लोग क्या होगा, जब आप बोलोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके सेंटेंसेस देखोगे आप फॉर्म होते चले जाएंगे। व्हेन यू थिंक इन इंग्लिश यू ऑटोमेटिकली स्पीक इन इंग्लिश, ये चीज़ होती है गाइस। तो ये एक बार ट्राई करना, अंदर जितना बोलते हो आप अपने आप को सारा इंग्लिश में बोलना करो। इंग्लिश में धीरे धीरे क्या देखो, 2-3 दिन के बाद आप अपने आप ही इंग्लिश में बोलने लग जाओ, अगर फ्लुएंट इंग्लिश निकलने लग जाएगी। तो ये एक बहुत ही सीक्रेट टिप है जो आप लोगों को मैं देना चाहता ये वाली वीडियो में। तो गाइज अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाली टिप के ऊपर लेके जाऊं तो वो हुआ, जितने भी लोगों से आप इंटरेक्ट कर सकते हो उनके साथ इंग्लिश में बात करने का ट्राई करो। ये तो सब लोग आपको वही बोलते होंगे कि इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में बात करो, बट मैं आपको बताऊं आपके पेरेंट्स के साथ भी आप इंग्लिश में बात करो। भले वो आपके साथ आपके मदर टंग में बात कर रहे हैं, आप उनके साथ इंग्लिश में ही बात करो। उससे क्या होगा गाइज कि आप लोग की जो वर्ड्स वोकैबुलरी होती है ना, वो एकदम ओपन हो जाती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं जहाँ क्लास में जाता था ना, वो क्लास में सर ने क्या किया था कि फर्स्ट डे पे रूम बंद कर दिया अंदर से सर ने, और सर ने बोला कि जोर जोर से एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला के बुलाओ। इससे क्या होता है, आपका जो वर्ड ऑफ स्पीक होता है, जैसे कि हम लोग कुछ बोलते हैं तो इंग्लिश में हम लोग अटक जाते हैं कभी कभी बोलने में ना, आप देखोगे बोलते बोलते हमारा वॉइस ऑटोमेटिकली लो हो जाता है।
ये सब चीज़ें नहीं होगी। अब जैसे मैं किसी को दोस्त को बुला रहा था, हाय राज करके मैंने बोला तो जोर से हाय राज करके चिल्लाओ। इससे क्या होता है, आपके जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है और आपकी लैंग्वेज भी बढ़ जाएगी। आपको ऑटोमेटिकली लगने लगेगा कि हाँ यार मैं तो इंग्लिश में ईजिली वॉल्यूम हाई करके भी बोल सकता हूँ। तो ये चीज़ मेरे सर ने करी थी। मुझे लगा कि ये क्या टाइम पास चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा था मुझे जब सर ये सब कर रहे थे। बट जब मैं एग्ज़ाम में गया मेरे को वो चीज़ तब समझ में आई, क्योंकि जब आप ज़ोर ज़ोर से इंग्लिश में बोलते हो तो आपके बॉडी को या आपके माइंड को लगता है कि आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ईजिली। तो आप ये चीज़ एग्ज़ाम में भी ईजिली कर जाओगे। और ये धीरे धीरे गाइस 2-3 दिन तक करो तो लूप होल के बाद क्या होगा, एक बार आप ट्राई करने लग जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड को समझ में आने लग जाएगा कि हाँ यार हमें इंग्लिश में ही बोलना है, और आपका माइंड ऑटोमेटिकली इंग्लिश में सबके सामने ही बोलने लग जाएगा। तो ये चीज़ आप ट्राई करना गाइस। ये जो टिप्स दे रहा हूँ ना ये आपको इंटरनेट में कोई नहीं देने वाला है, बहुत ही इंटरनल टिप्स दे रहा हूँ आप लोगों को मैं, जो मुझे लगा कि ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए इंटरनेट के ऊपर, लोगों को काम आएगा, तभी मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो ज़रूर शेयर कर देना अगर आप लोगों को वैल्यूएबल लगता है तो, बिकॉज आई एम 100% श्योर पूरे इंटरनेट में आपको ऐसी टिप्स तो कोई नहीं देने वाला है। तो गाइज अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पार्ट 3 में आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। वैसे पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। जो गलतियाँ आप पार्ट 2 में अगर नहीं करोगे तो पार्ट 3 में भी गलतियाँ रिपीट नहीं होगी। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ भी मुंह में से निकले वो मत बोल देना, सोच समझ के थोड़ा बोलना। तो अब क्या होगा, अगर आप पार्ट 2 में कुछ भी बोल गए हो ना तो वो सारी चीज़ें पकड़ेगा और आपको पार्ट 3 में फंसाने का ट्राई करेगा। आपको बोलेगा कि आपने ये बोला, आपको क्या लगता है ये टॉपिक के ऊपर आपको बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को पूछेगा और आप लोग तब डर जाओगे। एक तो इंग्लिश आती नहीं है, ऊपर से ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएगी तो आप लोग और डर जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे उसके सामने। तो आप लोग को मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे आप लोग को बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है। अगर आप लोगों ने पार्ट 2 में कुछ ऊपर नीचे बोल भी दिया है जो आप लोग को नहीं बोलना चाहिए था, या फिर आप श्योर नहीं थे बट मुंह से निकल गया, तो पार्ट 3 में जब भी आपको वो चीज़ पूछता है ना गाइस, तो कॉन्फिडेंटली यही बोलो कि यस मैं यही बोलना चाहता था, मैं यही टॉपिक से स्टिक रहूँगा। और ऐसे ही अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंट शो करो उसके सामने। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने गलती से आपके मुँह से बोल दिया है। ये चीज़ सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज वो आपका इंग्लिश चेक कर रहा है। आपने सही बोला है गलत बोला है उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि मैं मून पे जाके आया हूँ 2 दिन पहले, उसको उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसको सिर्फ ये देखना है, ही इज़ जस्ट सीइंग दैट वेदर यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली विद वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी और नॉट। दैट इज़ वॉट ही वॉन्ट्स टू सी एंड दैट इज़ वॉट ही फोकसेज ऑन। उसके अलावा वो कोई भी चीज़ पे फोकस नहीं करने वाला। तो बिंदास आप कोई भी टॉपिक को टच कर सकते हो, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है गाइज। अगर पार्ट 2 में कुछ भी ऊपर नीचे बोल दिया है तो पार्ट 3 में कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि यस आई टोल्ड दिस एंड आई सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, या जो भी आपने बोला हो वो आप कॉन्फिडेंटली पार्ट 3 में बोल सकते हो। और एक और चीज़ गाइज, पार्ट 3 में जितने लंबे सेंटेंसेस बोल सकते हो बोलने का ट्राई करो। इफ़ ही इज़ आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन, उसको ये नहीं है कि आपको उसने कुछ पूछा कि हाँ आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में, तो मुझे ये लगता है करके स्टॉप मत कर दो, मुझे ये लगता है, बिकॉज उसको एक्सटेंड करते जाओ। सेंटेंसेस को जितना आप लेंदी इलॉन्ग एलैबोरेट कर सकते हो ना गाइज, इतना आप लोग को बेनिफिशियरी रहेगा एग्जाम के अंदर। और ट्राई टू स्पीक एज मच पॉसिबल इन पार्ट 3। उसको बोलने मत दो, इन्विजिलेटर को बोलने ही मत दो, आप ही बोलते रहो जितना बोल सकते हो। तो क्या होगा, फटाफट फटाफट वो स्टॉप कर देगा। उसको पता लग जाए कि नहीं यार ये स्टूडेंट को आता है एंड ही इज ट्राइंग टू स्पीक एज मच पॉसिबल फ्रॉम हिज साइड। सो वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा और आपका ख़त्म कर देगा जो भी स्पीकिंग होता है। बिकॉज आपका जो IELTS स्पीकिंग होता है गाइज वो मैक्स टू मैक्स 13-14 मिनट्स तक जाएगा। मेरे जैसे केसेस बहुत रेयर होते हैं, बिकॉज मेरा IELTS स्पीकिंग गया था कुछ 20 मिनट तक चले गया था, 20-21 मिनट्स तक। उसने मेरे को पता नहीं क्या क्या चीज़ें पूछी थी एंड वो हर तरीके से मेरे को टेस्ट कर रहा था, तो मेरी स्पीकिंग भी बहुत ज़्यादा चली गई थी। नॉर्मली गाइज 12-13 मिनट्स में आपका IELTS स्पीकिंग ख़त्म हो जाता है। तो 12 से 13 मिनट में जो भी आप लोग को इंग्लिश आता है वो सारा उसके सामने प्रेजेंट करने का ट्राई करो। इससे आपके बैंड्स 101% इंक्रीज हो जाएंगे। बट गाइज एक और चीज़ बता देता हूँ, 7 बैंड्स आपको लाने हैं ना, उसके लिए आप लोग को फ्लुएंसी रखनी पड़ेगी, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ है आप लोग को वोकैबुलरी हाई रेंजेस यूज़ करने पड़ेंगे, वरना आपको 7 बैंड्स तो सवाल ही पैदा नहीं होता आने का। और थर्ड चीज़ है आपको जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन को पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक साइड क्वेश्चन की देख ली, दूसरी साइड को छोड़ दिया। उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, हर तरीके से आप लोग को क्वेश्चन को कवर करोगे तो आप लोग को बैंड्स जितने ज़्यादा आ सकते हैं ये आएंगे। और यही चीज़ आप गाइस क्यू कार्ड में भी कर सकते हो। अब जैसे कोई क्यू टॉपिक मिला आप लोग को, टॉपिक पे आप बोल रहे हो और अब सडनली आपके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, तो आप क्या करो, पास्ट में चले जाओ, प्रेजेंट में आ जाओ और फ्यूचर में आ जाओ। ये 3 चीज़ों को कनेक्ट करो। अब जैसे उसने बोला कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में,
या कोई हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में आपने एक्सप्लेन किया और अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, खत्म हो गया बोलने के लिए। अब वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पास्ट में चले जाओ कि दिस बिल्डिंग वाज बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड इसमें वॉर हुआ था, फिर उसको प्रेजेंट में कनेक्ट करो कि आजकल वहाँ पे बहुत साइलेंस हो गई है, कोई फाइट नहीं करता है, और इस तरीके से आप कनेक्ट करके ना बोल सकते हो। बट गाइज स्टॉप मत होना, 2 मिनट के लिए कंटिन्यूस बोलते रहो। उससे जो भी आपका गाइज इन्विजिलेटर है ना, उसको लगेगा कि नहीं यार इस बंदे को आता है, और वो आपको जितने ज़्यादा बैंड दे सकता है उतने देने का ट्राई करेगा। तो गाइज आप लोग मुझे बताओ आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ ना समझ आई हो, कमेंट सेक्शन आप ही का है गाइज, मैं हमेशा बोलता हूँ, वहाँ पे जाके आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं हर एक इंसान को रिप्लाई देता हूँ। और गाइज एक और चीज़ है, अगर आप लोगों ने मेरी पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये वाली वीडियो को गाइज 20 लाइक्स तो ज़रूर कर देना, हमारा टारगेट है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।